संभल में खुदाई हो, नीचे मंदिर निकल आए तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अयोध्या में मंदिर बन जाए तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। क्योंकि सलमान रश्दी सन 88 में उसने किताब लिखी और 2020 से 21 का मामला है कि उसको सलमान रश्दी को अमेरिका में घेर के चाकू मारे। तो ये अब ये मुसलमान के साथ दिखना भी नहीं चाहते, मुसलमान के तलुए भी चाटना चाहते हैं। तो ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रही कि जो हिंदुस्तान में जो किताब बैन थी, इसके अलावा केवल जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं उनमें ये किताब बैन थी। बाकी दुनिया के किसी देश ने इसको बैन नहीं किया था। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर एक चर्चित किताब था सैटेनिक वर्सेस, भारत के लोग तरसते रह गए उसे पढ़ने के लिए। उसे कांग्रेस सरकार ने बैन कर दिया। सलमान रश्दी की उस किताब पर बैन क्यों हुआ ये आम भारतीयों को समझ में नहीं आया। मतलब इस देश में शैतानी लिबरली ताकत ने इस स्तर का खेल खेला, इस स्तर का खेल कि आप समझना मुश्किल है इस पूरी चीजों को कि ये खेल क्या था दरअसल। अब हाईकोर्ट का आदेश जारी हुआ और उसके बाद दिल्ली की सड़कों पे चौतरफा वो किताब उपलब्ध हो रहा है जो कल्पना से परे था। ये खबर कहीं है नहीं, लेकिन ये किताब अब दिल्ली के बुक स्टॉलों पे उपलब्ध हो रहा है। ये गैर कानूनी था इस देश में पढ़ना, इस देश में बेचना। क्यों ऐसा था, ऐसा क्यों था, किसे खुश करने के लिए था ये? इसको बेचना या पढ़ना अगर पता चल जाए तो आपको जेल हो जाती है, जेल हो सकती थी। इस तरह से बैन था। और ये 1988 में मनीष जी बैन की गई थी। ये राहुल गांधी के बाप ने बैन की थी ये किताब। लेकिन ये किताब अपने आप में एक इतिहास संजोए हुए। जरा गौर करिए मनीष जी कि दर्शक इसका समझ ले कि जो सलमान रश्दी की किताब है सैटेनिक वर्सेस, अभी आपको याद होगा मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले सलमान रश्दी को चाकू मार के एकदम उसकी जान ले ली थी अमेरिका के अंदर किसी कट्टरपंथी ने, इसी किताब की वजह से। तो ये किताब जो थी सैटेनिक वर्सेस यानी शैतान की आयतें, इसका सीधा सीधा ये है आपको अनुवाद। और इसमें सलमान रश्दी ने कुछ भी अपने मन से नहीं कहा था। दर्शक इसको भी समझें कि सैटेनिक वर्सेस जो है सलमान रश्दी ने कुरान की आयतों का ट्रांसलेशन करके किताब छापी थी और उसने कहा था कि ये शैतान की आयतें हैं, क्योंकि उनका संदेश बिल्कुल बहुत साफ था। क्योंकि अंग्रेजी में जब उसका आया वर्जन तो फिर बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था कि क्या संदेश वो दे रही है। और उसने पूरी किताब इसके ऊपर लिखी थी बड़ा डिटेल में उसको करते हुए। लेकिन आप मनीष जी जो नई पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी को तो संभवतः याद होगा कि जब ये किताब आई और ये हिंदुस्तान तो पहुंच ही नहीं पाई। हिंदुस्तान में तो संभवतः कुछ लोगों के पास प्रतियां आई होंगी। और उसी समय इस तरह का दंगा फसाद यहाँ पे शुरू किया था जाहिलों ने कि इस किताब को कि केवल इस खबर से कि हिंदुस्तान में किताब आ गई है तो यहाँ पर 12-14 लोग दंगे में मर गए थे। इस किताब के खिलाफ जो दंगा फसाद किया था, जरा कितने बेलगाम और कितने वो थे ये बेखौफ कि 12-14 लोगों की जान चली गई थी और पूरे हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगों की स्थिति बन गई थी। और उस समय राजीव गांधी ने घुटने टेक दिए थे इनके सामने कि हम इसको बैन किए दे रहे हैं। और उसके बाद भी दंगे बाद में बड़ी मुश्किल से रुके थे। लेकिन उसको सैटेनिक वर्सेस को बैन कर दिया गया। अगर ये कोई बेचता पाया जाता या किसी के पास मिल जाती तो उस आदमी को जेल हो जाती। इस तरह का प्रतिबंध इसके ऊपर था। और जो इस देश के बड़े सेकुलर, बड़े लिबरल और बड़े अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ठेकेदार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चौकीदार, वो सब इस बैन के पक्ष में खड़े थे। ये दर्शक समझ लें कि ये कोई उसमें विरोध करके या कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं निकला। जितने हैं ये सेकुलर, लिबरल, ठेकेदार, चौकीदार, ये सब इसके पक्ष में थे कि हाँ ठीक है इसको बैन करना चाहिए, इससे भावनाएं आहत होती हैं। यानी सच से भावनाएं क्यों आहत होती, मेरी तो समझ में आज तक मनीष ये नहीं आया कि वो केवल उसने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा था। उसने सिर्फ ट्रांसलेशन किया है इस किताब के अंदर कि इस किताब में है क्या। उसने पूरी कुरान पढ़ी है, वो मुसलमान है ये वो। तो सैटेनिक वर्सेस का क्या उसका अगर कोई अनुवाद छाप दे तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। जो सच लिखा है ये किसी ने आज तक नहीं कहा कि सलमान खुर्शीद ने गलत लिखा है, ये था कि उसने क्यों कर दिया। और तो उससे इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। संभल में खुदाई हो, नीचे मंदिर निकल आए तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अयोध्या में मंदिर बन जाए तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। रंगे हाथ इनकी डकैती पकड़ी जाती है लेकिन इनकी भावनाएं आहत हो जाती है। और इस देश का लिबरल सेकुलर जो ठेकेदार है
वो इनके साथ नंगे होके खड़ा हो जाता, बिल्कुल नंगाई पे उतर के। आपने मनीष जी कभी सुना कि कोई लिबरल सेकुलर आकर इसकी वकालत कर रहा हो? नहीं सुना आपने। और ये कहते हैं कि हिंदू बड़ा कट्टरपंथी है, तो मैं दर्शकों को याद दिला दूं, फिर मैं ये कहूंगा कि जो सीनियर सिटीजन है उनको अच्छे से याद होगा कि इसी देश के अंदर उस वो जो पेरियार जिसको लेके कांग्रेस बड़ी पूजा कर रही है आजकल, बड़ा दीवानी हो गई है उसकी, उस पेरियार ने रामायण को बदनाम करते हुए रामायण को मतलब रामायण से उसने एक प्रसंग नहीं लिया, उसने अपनी एक मनगढ़ंत रामायण लिखी और सच्ची रामायण उसका नाम लिखा रखा, और वो सच्ची रामायण बाकायदा हिंदुस्तान में छपी, हिंदुस्तान में बिकी। और बेशर्मी की हद तो यह है कि जब भाजपा की सरकार यहाँ बसपा के साथ थी तो बसपा गठबंधन में थी, मायावती मुख्यमंत्री थी, और वो सच्ची रामायण बाकायदे यहाँ पे बिक रही थी भाजपा कार्यालय के बिल्कुल 100 कदम की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर बसपा का कार्यालय था। लेकिन किसी हिंदू ने उसको जाकर किसी को, वो जो बेच रहा उसको किसी को मारा नहीं, उस किसी की जान नहीं ली, या किसी भी आदमी को जो उस किताब से संबंधित था विरोध किया, लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन किसी की जान पे इस तरह से आमादा नहीं होगा कि सलमान रश्दी सन 88 में उसने किताब लिखी और 2000 सन 2020 या 21 का मामला है कि उसको सलमान रश्दी को अमेरिका में घेर के चाकू मारे और वो बेचारा मरते मरते बचा बुढ़ापे के अंदर। तो ये इनका जाहिलों का कट्टरपन बिल्कुल साफ है। और जो हिंदुओं को कहते हैं हिंदू बड़े कट्टरपंथी हैं, तो वो इनके मुंह पर तमाचा। मैंने सच्ची रामायण बताया, उससे अभद्र और अश्लील कोई किताब लिखी नहीं जा सकती हिंदू धर्म के ऊपर। और वो पेरियार लिख के गया था, पेरियार रचित है वो, और वो बरसों से बिक रही है, वो बरसों से बिक रही है। जो दीवाने वो उसको अपना खरीदते हैं। 2 कौड़ी किताब है, मैंने उसको खुद खरीद के पढ़ा कि आखिर इसने लिखा क्या है। तो वो बिल्कुल जैसे कोई मैं कह सकता हूँ कि जो सेक्स विकृत आदमी हो, जो दिमाग से आधा पागल हो, वो इस तरह की मनगढ़ंत कहानी लिख सकता है। रामायण से उसका कोई दूर दूर तक का लेना नहीं है, लेकिन उसकी किसी ने जान नहीं ली। अब जो है ये जो थंबनेल है हम लोगों का कि अब नरेंद्र मोदी ने इसको खौलते तेल में डाल दिया इन सारे लिबरलों को। मनीष जी, इनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें कि अब 88 से 2024 यानी 36 साल बाद दिल्ली के हाई कोर्ट ने एक आदेश किया कि आप इसको लाकर आप इसको आयात कर सकते हैं और आयात करके आप इसको बेच सकते हैं। और दिल्ली पटी पड़ी है अब सैटेनिक वर्सेस से, लेकिन आपने किसी जिहादी, उन्मादी या लिबरल को छाती कूटते नहीं देखा होगा। तो बिल्कुल खौलते तेल में डाल दिया नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि अब अगर ये विरोध करें तो ये नंगे हो जाएंगे। ये सोशल मीडिया का दौर है, इनको याद दिलाया जाएगा कि तुम कैसे कैसे तुम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाठी लेके नरेंद्र मोदी में टूटते रहे हो 10 साल तक, 11 साल तक। तो अब इसमें तुम्हारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ गई? तो सलमान रश्दी के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हो? तो ये अब ये मुसलमान के साथ दिखना भी नहीं चाहते हो, मुसलमान के तलुए भी चाटना चाहते हैं। तो ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। और जिस तरह से उसको कवरेज मिली है, और अब मेरे ख्याल से बहुत तेजी से वो बिकेगी भी। अभी तो दिल्ली में कवरेज मिली है, पूरे हिंदुस्तान में वो आ जाएगी। मैं भी खरीदूंगा उसको, निश्चित तौर पर खरीदूंगा। तो वो 36 साल बाद इस देश में जो कट्टरता का, जो मजहबी कट्टरता का, जो मुस्लिम परस्ती का, मुस्लिम का आतंकवाद का, जिसके सामने जिस तरह से हिंदुस्तान की सरकार ने घुटने टेके थे, उस तरह से नरेंद्र मोदी ने घुटने नहीं टेके। दर्शक इसको समझे मनीष जी, मान लीजिए कोर्ट ने आदेश कर भी दिया था, लेकिन अगर सरकार की निगाह टेढ़ी होती तो किसी दुकानदार की औकात नहीं थी कि वहां से खरीदवाता और यहाँ आता। इस बात को आप समझिए। और जिस तरह से आज अदालतें तो बहुत सारी आदेश जारी करती है, कितना पालन होता है। तो एक नरेंद्र मोदी का दमदार फैसला ये भी है कि बिकने दो, जब कोर्ट ने आदेश किया तो आप बेचिए इसको। और किसी की औकात नहीं है कि जाकर उन दुकानों में तोड़ फोड़ या हुड़दंग करे, और हुड़दंग करेगा तो सीधा हो जाएगा बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के अंदर तो खैर कोसों दूर रहेगा, यूपी के अंदर तो वो कोसों दूर रहेगा सैटेनिक वर्सेस पे कोई नंगनाच करने से पहले, क्योंकि फिर उसके साथ नंगनाच बड़ा दूसरे टाइप का हो जाएगा। और दूसरे दिल्ली के अंदर भी पुलिस जो है वो भाजपा की है, तो दिल्ली में तो बहुत खुलकर बिक रही है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो मैं देख रहा हूँ, फोटो पड़ी है। ये एक ट्वीट है, ऐसे हजारों ट्वीट लोगों ने किए हैं, कई चैनलों ने भी उस पर बनाया है। तो आज सैटेनिक वर्सेस का दिल्ली में बिकते हुए देखकर मुझको मनीष जी ये बड़ी संतुष्टि मिली। और ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो कहते हैं ना मौलाना मोदी, मोहम्मद मोदी, और मोदी तो मुसलमान हो गया। उन सब के मुंह पर एक तमाचा है कि मोदी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तुम्हारी समझ से तुम उससे बहुत कोसों दूर हो।
तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगा। नहीं, ये देश तो सरिया से चल नहीं रहा था, तो यूरोप की कंट्रियों में तो ये किताब पे बैन नहीं था, तो फिर भारत में इसके बैन किए जाने की वजह क्या हो सकती है? नहीं, सीधे सीधे मनीष जी, मुस्लिमों की तलवा चाट तुष्टीकरण, इसका और कोई आपको याद है? आपको ताजुब होगा कि जो हिंदुस्तान में जो किताब बैन थी, इसके अलावा केवल जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं उनमें ये किताब बैन थी। बाकी बाकी दुनिया के किसी देश ने इसको बैन नहीं किया था। केवल हिंदुस्तान तलवा चाट तुष्टीकरण उसको करना था, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, तो उसने सबसे पहले बैन कर दिया था। कि जैसे अगर उसमें दंगा फसाद ये कर रहे थे और 12-14 लोगों की जान चली गई थी, तो उसके आगे राजीव गांधी ने जो 3000 सिखों की जान लेने में तो उसको कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन 13-14 अगर बवाली आ गए और उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों की जान ले ली, तो राजीव गांधी ने तत्काल उस पर बैन लगा दिया था। ये सबसे खास बात, आपने अच्छा सवाल पूछा कि 57 इस्लामी देशों के अलावा किसी देश ने दुनिया में इसको बैन नहीं किया था। सिर्फ हिंदुस्तान अकेला ऐसा था जो शील्ड लूट रहा था, गोल्ड मेडल लूट रहा था। तो आज हम लोग जब रोना रोते हैं इनके मुस्लिम तुष्टीकरण का, तो याद करिए 88 यानी आज से 36 साल पहले तब भी ये इसी तरह से बेशर्मी के साथ तलुए चाट रहे थे कठमुल्लाओं के और उन कट्टरपंथी मुल्लाओं के। बिल्कुल, ये चीजें दिखाती है कि जिस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के रूप में हुआ, मतलब इसका नहीं है जिस दुनिया धरती पर एकमात्र देश है जिसका विभाजन मजहब के आधार पे हुआ। ये कमाल की बात है। विभाजन बहुत सारे देश खंडित हुए, मजहब के आधार पर एकमात्र ये देश विभाजित हुआ, अपनी प्राकृतिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत को खोते हुए। और उस देश में मतलब शरिया कानून के लिहाज की तरह से ये हो गया, और दुनिया के किसी देश में ये किताब बैन नहीं था। ये दिखाता है कि हमारी राजनीति किस स्तर तक गई। और आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कही, जो हमारा टैग लाइन है, लोग कहेंगे अदालत ने ये कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये चीज समझने की जरूरत है कि अदालतें तो पिछले 4 दशक से थी इस किताब को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट तो यही था, भारत से कोई उड़ करके जहन्नुम नहीं चला गया था। 72 हुड़ों के पास तो सुप्रीम कोर्ट चला नहीं गया था। ये हाई कोर्टें जो हैं वो कहीं इस धरती से गायब, भारत की भौगोलिक सीमा से गायब तो नहीं थी। तो ये अदालतों को इतने दिनों तक अभिव्यक्ति की आजादी और ये जरूरी नहीं लगा ये जजमेंट। ये समझना पड़ेगा कि क्यों लगा। और बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही कि अदालत के आदेश दे देने से भी क्या हो जाता यदि सरकारें नहीं चाहती तो। सरकारें नहीं चाहती। गजब है, ये सन्नाटा गजब है उन्मादियों की, ये शैतानी ताकतों की जो कि चुप्पी बड़ा गजब है। घर में घुसे हुए हैं, ये जला नहीं रहे किताब को। लेकिन अब इनकी औकात नहीं है। ये बता रहा है कि देश में मौसम बदला हुआ है और क्या परिवर्तन हो गया है मोदी सरकार के आने के बाद। अन्यथा आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि ये किताब आप कहीं आपको हिंदुस्तान में कहीं दिख जाएगी, किसी घर में बरामद हो जाती, उसको जेल हो जाती। इस तरह का प्रतिबंध था ये। बिल्कुल, और इसीलिए समझना पड़ेगा कि ये इस प्रतिबंध के क्या मायने थे, और इस किताब के लगभग 4 दशक बाद इस किताब के आम पाठकों के लिए उपलब्ध होने के क्या मायने हैं। और कमाल की बात यह है कि वो सेकुलर लिबरल जो फुदकते थे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, इस देश की पत्रकारिता, इस देश में लेखक को आजादी नहीं है, वो सोचिए कि वो कैसा शैतानी खेल खेल रहे थे। मैंने आज बहुत ढूंढा ट्विटर पे कि शायद कोई रोता गाता मिल जाए, अपनी छाती पीटता मिल जाए। अभी मुझे कोई दिखा नहीं है मनीष, अभी कोई दिखा नहीं है कि उसको बड़ी आग लगी हो कि ये सैटेनिक वर्सेस यहाँ क्यों बिक रही है। अन्यथा अब वो पुरानी बातें हो गई, तभी सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन इस सैटेनिक वर्सेस के खिलाफ बड़े बड़े लिबरल, बड़े लंबे लंबे खर्रे ये अंग्रेजी अखबारों में लिखा करते थे कि सैटेनिक वर्सेस को बैन करना चाहिए, ये समाज में अशांति फैलाती है, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब सब शांत बैठे हैं। तो वो शांत नहीं बैठे, मजबूरी में शांत बैठे हैं। सबसे ज्यादा हुड़दंग इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था, तो वहां पर इनके पिताजी भी आ जाए तो हुड़दंग नहीं हो सकता, दिल्ली के अंदर हुड़दंग नहीं हो सकता। तो अब ये और आग इनके लगी होगी, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। पता नहीं भाई कढ़ैया में तेल खौल रहा है, उसमें सब उबल रहे हैं, लेकिन ये चिल्ला भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, और एक किताब एक संदेश दे रहा है, किताब संदेश देता है ना, ये किताब एक संदेश दे रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या है और मौसम कैसे बदला है।